स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, जैसा कि आपको पता है प्रिलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जो स्टडी 91 के द्वारा शुरू किया गया, जिस पर हम लोग आजकल हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन भारत से जो सिलसिला शुरू हुआ था अब आधुनिक भारत तक पहुंच चुका है और आज आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया की ये तीसरी क्लास है। ओवरऑल इतिहास की ये जो है 53वीं क्लास है। अगर पहली बार इस चैनल पर पहली बार इस क्लास को आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बाकी जो वीडियोस इस पर पड़े हुए हैं उनको भी अवश्य जो है आप वॉच करें, देखें और अपनी तैयारियों को और बेहतर बनाएं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बंगाल वो क्षेत्र जो कि मुगल काल के दौरान जो है सर्वाधिक धनाढ्य क्षेत्र था और भारत की धरती पर जब यूरोप के लोगों का आगमन हुआ तो सबकी नजर जो है उन दिनों बंगाल पर थी, क्योंकि दुनिया का यह दस्तूर है, अगर आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं या कोई भी क्षेत्र संपन्न है तो यह दुनिया की पुरानी परंपरा है, व्यक्ति हो या देश हो, आर्थिक रूप से सशक्त है उससे रिश्ता हर कोई रखना चाहेगा। और यही वजह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल पर अपनी बुरी नजर डाली थी। उन दिनों मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अपने पतन की ओर जो है रसातल की ओर जा रहा था और भारत की धरती पर पश्चिमी कुमकुवतों का उदय हुआ था। यहां से जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्न को हम लोग विगत परीक्षाओं में देखे थे। कुछ इस तरह की मुर्शीद कुली खां मूलतः जो कि बंगाल का पहला नवाब था, यह किस धर्म से संबंधित था? प्लासी का युद्ध का मैदान वर्तमान में कहां पर स्थित है? या सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर क्या था, कौन था? जैसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। यह क्लास आप लोगों के सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को ध्यान में रख के जारी की जा रही है। हालांकि इसमें जो मैं प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं सिविल में या फिर जो है वनडे एग्जाम में, मैं सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करता हूं। अगर किसी प्रश्न को अगर जो है नहीं सम्मिलित कर पाता हूं तो व्याख्या में उसका जो है आंसर आप लोगों तक जरूर पहुंचा देता हूं। बहरहाल इतिहास की यह क्लास रात को 9 बजे इतिहास एक्सप्रेस में मैं आप लोगों से मिलता हूं, जबकि सुबह जो है नितिन सर आप लोगों को जीएस मिसलेनियस की क्लास लेकर के 10 बजे आते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का यह पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। मुर्शीद कुली खां मूलतः था फारसी, मुस्लिम, अफगान या दक्षिण भारतीय ब्राह्मण? आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मौत के बाद धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर हुआ, उसी समय फर्रुखसियर, जिसको कि घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था फर्रुखसियर को? जी हां, घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। और इसी के द्वारा, किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा मुर्शीद कुली खां को वर्ष 1717 में इस व्यक्ति को बंगाल का स्वतंत्र नवाब बना दिया गया था, सूबेदार बनाया गया। बाद के दिनों में जब यह स्वतंत्र हुआ तो अपने को जो है नवाब के नाम से जो है संबोधित किया। और मुर्शीद कुली खां इस तरह जो है बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब था। बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब अगर जो है पूछा जाए कि कौन हुआ तो आप कहेंगे कि मुर्शीद कुली खां। और मुर्शीद कुली खां जो कि कब से कब तक शासन किया नवाब के रूप में बंगाल में, तो आप कहेंगे कि वर्ष 1717 से लेकर के वर्ष 1727 तक, यानी करीब 10 वर्ष तक इसने शासन किया। और इसी के द्वारा उन दिनों बंगाल की राजधानी कहां? ढाका, जहां पर आज भी ढाकेश्वरी मंदिर स्थित है, जिसे सेन वंश के शासकों के द्वारा जो है बनवाया गया। ढाकेश्वरी देवी मंदिर जो कि देवी के 52 शक्तिपीठों में से जो है एक माना जाता है। बहरहाल आज ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश जो कि 1947 से पहले
पूर्वी पाकिस्तान था, उससे भी पहले पूर्वी बंगाल था। 1905 से पहले बंगाल का ही हिस्सा था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, और बंगाल का विभाजन किया गया तो एक बना पश्चिम बंगाल और दूसरा बना जो है पूर्वी बंगाल। वही पूर्वी बंगाल 1947 के बाद पूर्वी पाकिस्तान और 1971 के बाद बांग्लादेश के नाम से जो है जाना जाता है। बहरहाल उन दिनों सिर्फ बंगाल एक ही था, और बंगाल में की राजधानी जो है ढाका से कहां पर, मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित किया था? तो आप कहेंगे कि इसी व्यक्ति के द्वारा जो है स्थानांतरित किया गया था। किसके द्वारा? जी हां, मुर्शीद कुली खां के द्वारा मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की गई, राजधानी का परिवर्तन किया गया। वर्तमान समय में यह ढाका जो है बांग्लादेश में है, बताने की जरूरत नहीं, जबकि मुर्शिदाबाद वर्तमान समय में वेस्ट बंगाल में है। मुर्शीद कुली खां जो मूलतः दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था, कहा जाता है कि इसका नाम महेंद्र था। इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, और इस्लाम धर्म को स्वीकार किया तो मुर्शीद कुली खां के नाम से जाना गया। किस नाम से? महेंद्र से मुर्शीद कुली खां हो गया, और यह बंगाल का पहला जो है स्वतंत्र नवाब रहा था। किसके द्वारा इसको यहां का नवाब बनाया गया? फर्रुखसियर के द्वारा। इसी के शासनकाल में उन दिनों इजारेदारी प्रथा इसी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। इसी के द्वारा शुरू किया गया था। और इजारेदारी प्रथा, हालांकि अगर आपसे पूछे अंग्रेजों में, तो इसको वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था, लेकिन इसी के दिमाग की उपज थी, जिसमें कृषि भूमि को 5 वर्ष के लिए ठेका पर यानी पट्टे पर दे दिया जाता था। और उस समय नवाब को तो बहुत अधिक धन प्राप्त होता था, लेकिन जो इजारेदार होते थे, जो कि पट्टे पर पैसे वाले लोग जमीन को, भूखंड को 5 वर्ष के लिए ले लेते थे, फिर वो छोटे छोटे किसानों को जो है खेती बाड़ी करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए दे देते थे, और उसके बाद जो है जी भर के किसानों का शोषण किया जाता था। वैसे दुर्भाग्य है इस देश में कि किसान और जवान हमेशा से जो है शोषित रहे हैं। वो अलग बात है कि इन्हीं दोनों के द्वारा इस देश की व्यवस्था चलती है। यही वजह है, आजादी से पहले भी किसान कोई ये नहीं चाहता था कि उसका बेटा या बेटी किसान हो, और आजादी के 75 सालों बाद भी हालात वही है। कोई किसान ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा बेटी जो है कृषि कार्य में संलग्न हो। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 1757 में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? दरअसल मुर्शीद कुली खां, जो कि पहला स्वतंत्र नवाब था, मुर्शीद कुली खां का जो है उत्तराधिकारी जो है सुजाउद्दीन हुआ, और इसका जो है उत्तराधिकारी सरफराज हुआ। कौन? सरफराज सुजाउद्दीन का जो है बेटा था, जबकि जो है सुजाउद्दीन इनका मुर्शीद कुली खां का दामाद था। सरफराज महान नालायक निकला। क्यों? क्योंकि उत्तराधिकार में मिली हुई धन दौलत, ऐसी धन दौलत जिसको प्राप्त करने के लिए आपको खून पसीना जो है न बहाना पड़ा हो, तो उस धन दौलत की आप कीमत नहीं समझ सकते हैं। उस समय, इस समय, किसी भी समय, और आवश्यकता से अधिक धन दौलत का प्राप्त होना मंदबुद्धि व्यक्ति के लिए जो है पथभ्रष्ट होने का वजह बन जाता है। सरफराज बिगड़ेल बाप का जो है अमीर बेटा था, या कह लो कि अमीर बाप का जो है बिगड़ेल बेटा था। ये दोनों सही है, दोनों जो है इन दोनों पर लागू होता था। दोनों की स्थिति जो है बिल्कुल वही थी। और आगे चल करके यही सरफराज को गिरिया की लड़ाई में अलवर्दी खां ने पराजित कर दिया। किसने? अलवर्दी खां ने पराजित किया। इसी अलवर्दी खां का बेटा था ना, उसका जो है बेटी का बेटा था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। और जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई कब हुई? तो आप कहेंगे कि प्लासी की लड़ाई जो भारत के इतिहास में, प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखता है, इसलिए कि इसी युद्ध के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने अपना प्रभाव जमाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। 1757 को नादिया जिला आज पड़ता है बंगाल में, वहीं पर भागीरथी नदी
हुगली नदी को वहां के स्थानीय लोग भागीरथी कहते हैं। उसी नदी के तट पर पलास के जंगलों में जो भीषण संग्राम हुआ, जिसको कि प्लासी के युद्ध के नाम से जाना गया था, किसके किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, जिसको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक, ब्रिटिश हुकूमत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और किसके बीच हुआ? तो सिराज उद्दौला के बीच हुआ था, सिराज उद्दौला के बीच हुआ। और इसी युद्ध में सिराजुद्दौला अपना सेनापति, जिसका नाम था जो है मीर कासिम, ना मीर जाफर नाम था, मीर जाफर, इसके अलावा राय दुर्लभ राय, मानिक चंद, अमीन चंद, ये कुछ ऐसे जो है गद्दार थे जो खाते थे किसका? सिराजुद्दौला का, लेकिन गीत गाते थे किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। आज भी आपको ऐसे लोग जो है मिलेंगे, जिसका खाते हैं उसका गाते नहीं, और जिसका गाते हैं। बहरहाल इनकी गद्दारी के वजह से सिराजुद्दौला ये युद्ध हार जाता है और मीर जाफर के बेटे के हाथों ही मार दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव नहीं विजयी हुआ, बल्कि जो है भारत का मुकद्दर ही यहीं से दगा दे दिया। बहरहाल इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का जो है गवर्नर बना दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है, जबकि मीर जाफर जो है यहां नवाब बनाया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह थी कि मीर जाफर जो है रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली जो है रह गया, इसीलिए मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा गया, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का बैल कहा गया। मीर जाफर ने खुद ही इस बात को बाद में जो है स्वीकार किया, अपनी डायरी में लिखा कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दे करके मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी, मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी थी। कौन लिखता है? मीर जाफर। हर इंसान को गलती का एहसास जो है हो जाने के बाद ही जो है पता चलता है, और कुछ तो ऐसे बैल हैं उनको यह भी नहीं पता चलता है कि हमसे गलती हुई या नहीं हुई। और मीर जाफर ने यह जो गलती की, अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं, अपने सिर में कुल्हाड़ी मारी थी, और अपने सिर में कुल्हाड़ी नहीं, हिंदुस्तान के मुकद्दर में जो है कुल्हाड़ी मारी, जिसकी वजह से बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन स्थापित करने में कामयाब हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, लंदन वाले, ब्रिटेन वाले जो हिंदुस्तान में आकर के दरवाजे दरवाजे भीख मांगते थे, हिंदुस्तान के लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। और उसकी शुरुआत जो है किया था किसने? मीर जाफर ने, जिसकी कीमत हिंदुस्तान आज तक जो है चुका रहा है। 1947 तक अंग्रेज भारत में रहे, और गए भी तो हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर का जो है एक नासूर देकर के चले गए। आने वाली कितनी पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाती रहेगी उसका कोई भरोसा नहीं। कहा भी गया है, खता लम्हों ने क्या कर दी, सजा सदियों ने पाई है। कीमत कभी उन्होंने चुकाई है, कभी इन्होंने चुकाई है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प सही होगा। प्लासी के युद्ध के बाद प्लासी, वहां पलास का पेड़ था, आज भी पलास उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष है, इसीलिए इस जगह को प्लासी के नाम से जो है संबोधित किया गया था। और यह लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में कामयाबी मिली, जबकि 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर वर्तमान में गंगा नदी के तट पर बिहार में पड़ने वाला जो है एक जिला है। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर लगभग अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सबसे पहले बता दें कि यह ब्लैक होल या इसी को जो है काल कोठरी की घटना कहा गया। क्या कहा गया? काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, हालांकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि नहीं, यह पूरी तरीके से जो है मनगढ़ंत कहानी है, कपोल कल्पित कहानी है।
इस काल कोठरी की घटना का सबसे पहला लिखित विवरण जो है देता है हॉलवेल। यह बताता है कि काल कोठरी की घटना में यह भी रहा था जब लगभग 150 लोगों को 146 अंग्रेज अधिकारियों को वर्ष 1756 में 1756 में कलकत्ता में सिराजुद्दौला के द्वारा कैद कर लिया जाता है और एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। 20 जून का दिन था वो। एक तो गर्मी का महीना, दूसरे समुद्र तटीय क्षेत्रों में ऐसे ही भीषण गर्मी पड़ती है, उमस भरी गर्मी पड़ती है, और तीसरे ये अंग्रेज जो कि यूरोप के रहने वाले थे जिनको गर्मी वैसे ही झेली नहीं जाती है, इन लगभग 150 लोगों को उठा करके एक ही कोठरी में बंद कर दिया और तब तक बंद रखा जब तक कि इनकी सांसें न बंद हो गई। उसी में ये सब ओ माय गॉड सेव मी गॉड, ओ माय गॉड करते रह गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि दरवाजा बंद था और दरवाजे के सामने 4 गार्ड लगा दिए गए थे कि एक भी बाहर ना निकल जाए। जिसका परिणाम हुआ कि जो 146 थे उनमें से 123 निकल लिए और जो बचे थे और जो मर गए थे सबका सामूहिक दाह संस्कार कर दिया गया। सबको जो है उठा करके बंगाल की खाड़ी में निपटा दिया गया। हॉलवेल लिखता है कि उन अभागों में से मैं भी था जो कि बच गया, और इस घटना की जानकारी उसने अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में लिखा है। किसमें? अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में इस घटना का उसने जिक्र किया। हालांकि आगे चल करके ये बंगाल का अस्थायी रूप से नवाब भी बनेगा और हॉलवेल की घटना ही वो तत्कालीन कारण थी जिसके वजह से जो है उसके ठीक 1 साल बाद बदला चुकाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई की जो है पूरा ताना बाना बुना था। हालांकि उसके पीछे और भी वजह थे, लेकिन उसके लिए यह भी घटना जिम्मेदार थी। कौन? ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना, यह पूछ रहा है, हुई थी किसके शासनकाल में? जी हां, यह घटना हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। कब हुई थी? 1756 में। कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कहां पर? कलकत्ता, जिसको कि अब जो है कोलकाता कहा जाता है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? जी हां, अंतिम सूबेदार कौन था? आप कहेंगे अंतिम सूबेदार जो है मुर्शीद कुली खां था। कौन? मुर्शीद कुली खां, जो कि दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था और बाद में इसने इसलिए इस्लाम धर्म जो है स्वीकार कर लिया ताकि इसे उच्च पद जो है प्राप्त हो सके। उन दिनों उच्च पदों पर गैर इस्लामिक व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाता था और इनको पद और पैसा इतना प्यारा था कि इन्होंने अपना मजहब ही बदल लिया। आज भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो पद और पैसे के लिए इतना गिर जाते हैं जितना पैसे की कभी कीमत नहीं गिरती, और मुर्शीद कुली खां भी उसी में से था। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण जिसने कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। बहरहाल अगला प्रश्न, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? मीर कासिम ने किया था। किसने किया? मीर कासिम। मीर कासिम जो कि रिश्ते में मीर जाफर का दामाद लगता था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। अगला ऑप्शन में लिख रहा है, किस शासक ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया था? अलवर्दी खान ने किया था। किसने? अलवर्दी खां। अलवर्दी खां का ही रिश्ते में दौहित्र लगता था। कौन? सिराजुद्दौला। दौहित्र मतलब बेटी का बेटा। और इसी सिराजुद्दौला को संबोधित करते हुए अलवर्दी खान ने कहा था, क्या यूरोप वाले मधुमक्खियों की तरह हैं? इनको छेड़ोगे तो काट करके मार डालेंगे और नहीं तो शहद भरपूर देंगे। शहद तो नहीं दिए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को डंक सदा सदा के लिए दिए थे। कौन? लंदन वाले। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब जो है मुबारक उद्दौला था। कौन था? मुबारक उद्दौला, जिसका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा? आप कहेंगे 1770 से लेकर के 1775 तक रहा था। कहा जाता है कि उसी समय वारेन हेस्टिंगस 1775 में बंगाल में नवाब का पद समाप्त कर दिया। नवाब का पद ही समाप्त कर दिया
और उस बात से मुबारकदौला को इतना धक्का लगा कि फिर कभी धक्का ही नहीं लगा, निकल गए थे। बहरहाल मुबारकदौला इसी जो है मीर जाफर का बेटे का बेटा था, यानी पौत्र था। कौन सा विकल्प सही होगा देखते हैं। एफ का छठा, यानी ये नहीं सही हो सकता है, यानी कौन सा विकल्प। किस शासक ने अंग्रेज मधुमक्खियों से किया था, ई का पांचवा होगा, ई का पांचवा, ई का पांचवा, ई का पांचवा, यानी जो है ये नहीं सही हो सकता है। अगला जो है कह रहा है बक्सर की लड़ाई के समय, यानी डी का तीसरा होगा, डी का तीसरा, डी का तीसरा, मतलब जो है कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। कौन सा, पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, 1751 में अलवर्दी खान ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रांत व 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया। इस घटना के पीछे कहानी क्या है उसको जो है समझ लीजिए। मैं बार बार बताता हूं कि हिस्ट्री का मतलब ही होता है क्या, हाय स्टोरी, माने कहानी। अगर कहानी आपको पता है तो फिर अलवर्दी खां, मैंने बताया कि अलवर्दी खां जो कि 1740 में गिरिया का युद्ध किया। गिरिया आज भी जगह जो है पड़ती है वहां बंगाल में, गिरिया युद्ध हुआ। और गिरिया युद्ध कब हुआ, 1740 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ, अलवर्दी खां के बीच हुआ। अलवर्दी खां और किसके बीच हुआ, तो आप कहेंगे सरफराज। किसके बीच, सरफराज के बीच हुआ था। सरफराज जो कि बंगाल का उस समय तीसरा नवाब था। पहला कौन था, मुर्शिद कुली खां, दूसरा सुजाउद्दीन था, तीसरा कौन था, सरफराज। सरफराज महान निकम्मा इंसान था, कोल्ड ड्रिंक वाला इंसान था। राजकार्य से जो है इसका कोई लेना ही देना नहीं था। राजा इसलिए बनाया गया था कि राजा का बेटा था, वरना राजा का एक भी गुण इसके अंदर नहीं था। बिल्कुल मानसिक रूप से दरिद्र था, सुरसुरा सुंदरी वाला व्यक्ति था। उन्हीं दिनों बिहार का जो है गवर्नर हुआ करता था अलवर्दी खां, जो एक सुयोग्य जो है व्यक्ति था। और इसी ने इनके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। गिरिया में लड़ाई हुई, सरफराज जो है हार गया, बंदी बना लिया गया। अलवर्दी खां ने सरफराज को साफ कर दिया, उनकी हत्या कर दी और नवाब बन गया कौन, अलवर्दी खां। और अलवर्दी खां जो कि एक गवर्नर से जो है नवाब बना, तो इसका विरोध होने लगा। उधर दिल्ली में मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने भी इस घटना का विरोध किया। तो अलवर्दी खां स्वयं जो है बंगाल से चल करके दिल्ली गया था। बंगाल से चल करके दिल्ली गया और नजराना, यानी कह लो एक तरह का उपहार, धन दौलत लगभग 12 लाख रुपया जो है उसने मोहम्मद शाह रंगीला को जो है घूस के रूप में दिया, रिश्वत दिया और अपने आप को बंगाल का नवाब जो है घोषित करा लिया। मोहम्मद शाह रंगीला भी वही था, नाचने गाने वाला व्यक्ति था। उसके बारे में भी कहा जाता है भरे दरबार में नारियों का जो है कपड़ा पहन करके, स्त्री वस्त्र जो है धारण करके पट्ठा ठुमका लगाने लगता था, यानी डीजे वाला था। और इस बात की जानकारी जब सरेआम हुई तो उन दिनों मराठों का जो है पेशवा था, मराठों का पेशवा था जिसका नाम था क्या, रघुनाथ, रघुजी भोसले। और रघुजी भोसले ने तत्काल प्रभाव से इन्होंने भी पत्र भेज दिया इसको, कहा अबे 12 लाख सिर्फ उधर ही, हमको भी। इन्होंने कहा ना, उसने कहा हाँ, इन्होंने कहा ना। तो भाई उन दिनों तो तब दो ही विकल्प ही होते थे, बस 2 ऑप्शन होते थे, या तो नन ऑफ दीज नहीं तो कट ऑफ दीज। आखिरकार इन दोनों के बीच जो है, दोनों के बीच करीब 4 राउंड की जो है लड़ाइयां हुई। और अलवर्दी खां जो है इतना त्रस्त हो गया कि अंततोगत्वा उड़ीसा, जो वर्तमान उड़ीसा है, उन दिनों उत्कल के नाम से जिसको जाना जाता था, इसने उड़ीसा को मराठों को सौंप दिया। और इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष 12 लाख रुपया जो है वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया। चौथ और सरदेशमुखी कर ये दोनों जो है किसके द्वारा लगाया गया था, छत्रपति शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया था।
और इस तरह से रघुजी भोसले वो व्यक्ति थे जिन्होंने किससे अलवर्दी खां से, बंगाल के नवाब से जो है चौथ वसूलने का काम किया। प्रतिवर्ष कितना? सिर्फ 12 लाख रुपया, यानी लाख रुपया महीना, प्लस उड़ीसा जो है बंगाल का ही तब हिस्सा हुआ करता था, अब मराठा साम्राज्य का हिस्सा हो गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा को जो है प्रारंभ किया। इजारेदारी प्रथा क्या थी? इजारेदारी प्रथा क्या थी? तो कृषि भूमि यानी एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि को 5 वर्ष के लिए पट्टा यानी लीज पर देने की व्यवस्था थी। और किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे मुर्शीद कुली खां के द्वारा शुरू किया गया। मुर्शीद कुली खां के द्वारा शुरू किया गया। अंग्रेजों में किसने शुरू किया? वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। कब इसको शुरू किया गया? वर्ष 1772 में शुरू किया गया था। हालांकि 1777 में यह व्यवस्था खत्म करके और 5 वर्ष की जगह इसको जो है 1 वर्षीय व्यवस्था जो है कर दी गई थी। उन दिनों मुर्शीद कुली खां को अधिक धन दौलत की जरूरत थी, अधिक पैसे की जरूरत थी, और उसकी पूर्ति करने के लिए हमेशा जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को, सरकारों को पैसे की जरूरत होती है तो उसको अपनी प्रजा जो है दिखाई देती है, और इसको भी दिखाई दी। तो इसने कृषि भूमि को एक ही बार 5 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया, पट्टे पर दिया। और उन दिनों जो धनाढ्य व्यक्ति होते थे, जिनका कृषि कार्य से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन धन पशु थे, पैसा था, वो 5 वर्ष के लिए लीज पर उस भूखंड को ले लेते थे। यदि कोई व्यक्ति अगर जो है किसी जमीन को 10 लाख रुपए में अगर 5 वर्ष के लिए आप सपोज करो कि जो है ले लेता था, तो अब 10 बीघे जमीन को तो पता चलता था कि वो 20 जो है किसानों में छोटे छोटे भूखंड में उनको जो है बांट देता था, और इन 20 से जो है वो 25 लाख रुपया जो है कमाता था। मुर्शीद कुली खां को क्या फायदा था? इसको तो एक बार में, बस एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एक बार में एक मुश्त इतनी धनराशि जो है प्राप्त हुई। लेकिन जो इजारेदार होते थे वो इसके आड़ में किसानों का, कृषि मजदूरों का बहुत जो है शोषण करते थे। लेकिन नवाब से इससे क्या मतलब था? उसको तो पैसे से मतलब था, उससे कोई मतलब नहीं था कि सबका साथ सबका विनाश या सबका साथ सबका विकास। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही है। कौन सा? दूसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। 1775 में किसने बंगाल के समकालीन नवाब मुबारक उद्दौला को बेताल या फेटम या छाया पुरुष या घास फूस का आदमी की उपाधि दी या उसका माखौल उड़ाया था? सबसे पहले बता दें कि मुबारक उद्दौला, अभी बताया था कि यह बंगाल का अंतिम नवाब था। पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां। और मुर्शीद कुली खां जिनका शासनकाल वर्ष 1717 से लेकर के 1727 तक रहा था। दूसरा मुबारक उद्दौला था, ना अंतिम व्यक्ति था, जो कि 1770 से लेकर के जो है 1775 तक शासन किया, और सिर्फ ये नाम मात्र का नवाब था, अंग्रेजों का पेंशनर था। वारेन हेस्टिंग्स ने वर्ष 1775 में नवाब का पद को ही जो है समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से इस घटना से ये इतना आहत हुआ, मर गया। मरने से पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कहां पर? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट थी, इस सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसका नाम था
एलिजाह इम्पे। क्या नाम था? एलिजाह इम्पे। भगवान कसम आदमी का नाम है, किसी वायरस का नाम नहीं, ये आदमी का नाम है। और उस समय ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। इसी व्यक्ति ने इसे बेताल कहा था, इसे फेटम कहा था, इसे छाया पुरुष या घास फूस का आदमी कहा था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? पहला ना, तीसरा सही है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक लिपिक के रूप में, कलर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया और बंगाल का गवर्नर तक बना। बंगाल का गवर्नर भी 2 बार रहा था। इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार से एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का काम यही किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत से इतना अधिक धन दौलत लूट लूट करके अपने देश ले गया। कहा जाता है कि इसके अनैतिक कार्यों की वजह से ही इस पर वहां महाभियोग भी चलाया गया था। और वहां पर जो इनकी पत्नी थी, पत्नी तो नहीं थी, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब कॉन्सेप्ट जो है पश्चिमी सभ्यताओं से ही जो है भारत में आया। इनकी जो उन दिनों कह सकते हैं कि महिला साथी थी, गर्लफ्रेंड थी वहां, उनसे इन्होंने शादी इसलिए नहीं किया कि भारत से लूटे गए धन से वहां पर जो इन्होंने प्रॉपर्टी खड़ा की वो उसी के नाम से जो है वो प्रॉपर्टी बनाई। क्योंकि उससे इन्होंने शादी नहीं किया तो ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली उस लड़की के साथ जिसका नाम लुसियाना था इनका कोई रिलेशन नहीं हुआ, लेकिन उसके नाम से इन्होंने प्रॉपर्टी जो है खूब बनाई। और ऐसे बिहेवियर, ऐसे ही लोग ये जो है रिलेशन में थे लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई रिलेशन नहीं था। और उसके पीछे भी इनका यही खेल था कि उससे शादी कर लेंगे तो इनकी वाइफ हो जाएगी, इनकी वाइफ होगी तो उसके नाम से जो प्रॉपर्टी इन्होंने भारत से लूट लूट करके बनाया था वहां पर उसका इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसका भी गला फंसेगा, इनका भी फंसेगा। लेकिन वही है ना, कहा जाता है कि हराम की कमाई हराम में चली जाती है। ये इधर आकर के आईपीएल खेल रहे थे, वो उधर आईपीएल खेल गई, किसी और से शादी कर ली। तो इन्होंने जो कुछ भी प्रॉपर्टी लूट करके उसके नाम से बनाया था उसका जो है मालिक कोई ओनर कोई और हो गया। ये गधा अपने को गधा समझ गया कि अरे यार हम तो कहीं के नहीं हुए। उसके खिलाफ ये कोई एक्शन भी लंदन में नहीं ले सकते थे। और यही वजह था कि इस घटना से इतना आहत हुए कि ये जो है जब लंदन गए भारत से दूसरी बार तो एक तो वो समस्या थी और दूसरी इनके खिलाफ जो है वहां पर जो महाभियोग चलाया गया उससे ये इतने आहत हो गए। और दूसरे इनका दिल भी टूट गया था, मजनू बन गए थे, इसलिए इन्होंने आत्मनिर्भर होने का फैसला कर लिया और सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो आपसे पूछा जाता है वो कौन सा गवर्नर था जिसने भारत से वापस जाने के बाद अपने देश में आत्महत्या कर ली? रॉबर्ट क्लाइव ने काम किया था। बहरहाल भारत में इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है फर्श से अर्श पर पहुंचाने में भी रॉबर्ट क्लाइव का बहुत बड़ा योगदान था। अगला, रुहेलखंड राज्य की राजधानी। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे हो गया? बहरहाल अगर जो क्वेश्चन दिया है तो देख लेते हैं। हालांकि बंगाल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये जगह रुहेलखंड वाला बेल्ट जो कि बरेली के आसपास का क्षेत्र है, बरेली, रायबरेली नहीं, वो वाली बरेली, बांस बरेली। और रुहेलखंड को पहले प्राचीन नाम अगर आपका पूछा जाए कि इसका नाम क्या था तो इसका प्राचीन नाम कटेहर था। क्या नाम था? कटेहर। कटेहर कहा जाता है गंगा नदी के तट पर आज भी है, उन दिनों भी है। इन क्षेत्रों में कटहर, कटहल जिसको हम लोग कहते हैं, उसके विशाल जो है जंगलों की वजह से ही इस वजह से इसको इस नाम से संबोधित किया गया था। अली मोहम्मद खान रुहेला ने जब यहां पर एक साम्राज्य की स्थापना की तो इस क्षेत्र को उसी की वजह से जो है रुहेलखंड के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया? रुहेलखंड के नाम से जाना गया, जिसकी पहली राजधानी आंवला थी और दूसरी राजधानी जो है रामपुर थी।
ये पूछ रहा है कौन सी राजधानी थी, तो भाई पहली आंवला थी। और मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आंवला को जो है अब उत्तर प्रदेश का जो है 76वां जिला बनाए जाने का अनाउंसमेंट किया है। अभी सिर्फ घोषणा किया गया है, इस पर ऑफिशियल किसी तरह का कोई अभी एक्शन नहीं लिया गया है। अगर ऐसा होगा तो आंवला उत्तर प्रदेश का जो है 76वां जिला हो जाएगा। बहरहाल रुहेलखंड की ये राजधानी थी। कौन? आंवला। और रुहेलखंड को एक साम्राज्य के रूप में जो है स्थापित करने का काम किया था। किसने? अली मोहम्मद खान रुहेला। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अभी तो बताया था, अलवर्दी खान ने किया था। किसने किया? अलवर्दी खान। अलवर्दी खान ने किया था। इसी ने कहा था कि यूरोपीय शक्तियां भारत में मधुमक्खियों की तरह हैं, अगर उनको छेड़ोगे नहीं तो शहद जैसा लाभदायक सिद्ध होंगी, अगर छेड़ोगे तो काट करके मार डालेंगी। हालांकि यह बात इन्होंने अपने उत्तराधिकारी और अपनी बेटी के बेटे को, अपने दौहित्र को, सिराजुद्दौला को जो है समझाया था, कहा था। सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी और पश्चिमी शक्तियों से इन्होंने सचेत किया था, बताया था कि इनसे हमेशा सतर्क रहना। लेकिन सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी से, लंदन वालों से सतर्क तो रहा जरूर, लेकिन वो धोखा खा गया। किससे? अपनों से। यह दुनिया का दस्तूर है, हमेशा धोखा वही देता है जिस पर सबसे अधिक भरोसा होता है। बहरहाल अलवर्दी खां के द्वारा यह जो है स्टेटमेंट दिया गया था। मीर जाफर जिसकी गद्दारी की वजह से जो है बंगाल पर अंग्रेज जो है प्रभावी हो गए थे। मीर कासिम अपने ससुर के द्वारा किए गए कृत्य का विरोध किया और कुछ हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यहां से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, लेकिन इसका प्रयास जो है सार्थक सिद्ध नहीं हुआ और बक्सर की लड़ाई के बाद इसका भी काम खत्म हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों ने नजराना वसूला? नजराना का मतलब होता है टैक्स, और नजराना कौन सा था? तो चौथकर था। कौन था? चौथकर। चौथकर और सरदेशमुखी कर। चौथकर और सरदेशमुखी कर, ये दोनों छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो है लगाया गया था। इस रिवेंज में जब औरंगजेब ने भारत में पुनः जजिया और जकात कर लागू किया तो छत्रपति शिवाजी ने उस समय कहां पर? दक्षिण भारत में इन्होंने उसी के प्रतिशोध में चौथकर और सरदेशमुखी कर शुरू किया था। चौथकर जो कि अपने साम्राज्य के, मराठा साम्राज्य के लोगों से लिया जाने वाला कर 1/4 भाग लिया जाता था, और सरदेशमुखी कर जो है उनसे लिया जाता था जो कि मराठा साम्राज्य में नहीं थे, लेकिन मराठा साम्राज्य से बचने के लिए, उनके आक्रमण न हो इसलिए सरदेशमुखी कर जो है लिया जाता था। तो जो मराठा साम्राज्य में जो लोग रहते थे वो चौथ कर देते थे, और नहीं जो मराठा साम्राज्य से बाहर जो देश थे, उन दिनों जो राज्य थे, वह जो है सरदेशमुखी दिया करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बताएं, अभी तो मैंने बताया था कि अलवर्दी खान ने जो है नजराना दिया। कब? 1758। किसको? तो रघुनाथ भोसले को दिया था। किसको? रघुनाथ भोसले को जो है इसने दिया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। वैसे पहले भी जो है ये प्रश्न पीछे आ चुका है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला नवाब था जो कि 1717 से 1717 से लेकर के जो है 1727 तक शासन किया, जबकि शुजाउद्दीन यहाँ का जो है दूसरा नवाब था जो कि कब से कब तक शासन किया? तो ये 1727 से लेकर के वर्ष 1734 तक इसका शासनकाल रहा था। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का सबसे जो है प्रभावशाली नवाब हुआ, लेकिन इसका शासनकाल सिर्फ 9 महीने तक ही रहा था। कब तक? 1756 से लेकर के 1757 तक। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला मारा गया था। अपने
सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि हुई कब थी? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद की संधि दरअसल जब अपने दूसरे कार्यकाल में रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत आता है, तब बक्सर का युद्ध जो है समाप्त हो चुका था और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड तथा अवध का नवाब जिसका नाम सुजाउद्दौला था, जिसने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था, इस वजह से दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और दोनों को गिरफ्तार करके सबसे ज्यादा तो जो है दुर्गति शाह आलम की हुई, जिनको अंधा बना दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव जब दूसरे कार्यकाल में आता है तो इलाहाबाद की संधि करता है। जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी वो कब हुई? तो आप कहेंगे 12 अगस्त 1765 को हुई थी। किसके किसके बीच हुई? तो आप कहेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुई थी? तो शाह आलम सेकंड के बीच हुई थी। शाह आलम सेकंड जिसका नाम अली गौहर था, और उस संधि पत्र पर नजमुद्दौला के द्वारा भी साइन किया गया। नजमुद्दौला जो कि रिश्ते में मीर जाफर का बेटा था, और जब मीर जाफर की मौत हो गई तो अगला नवाब नजमुद्दौला को ही बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के ने शाह आलम के साथ यह संधि किया, जबकि दूसरी संधि जो हुई थी वह हुई थी 16 अगस्त वर्ष 1765 को। किसके किसके बीच? तो रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुई थी। सुजाउद्दौला जो कि उन दिनों मैंने बताया कि कहां का नवाब था, तो ये अवध का जो है नवाब था। इसने इस संधि के तहत अंग्रेजों को हर्जाना के रूप में जो है 50 लाख रुपया जो है दिया। कितना? 50 लाख रुपया दिया। इसके अलावा गाजीपुर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो है जिला है गाजीपुर, और बनारस, इन दोनों का जो है जमींदारी राजा बलवंत सिंह को जो है दे दी गई थी। सुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, कड़ा और इलाहाबाद दोनों क्षेत्र जो है ले लिया गया। कड़ा इलाहाबाद ले लिया गया और दे दिया किसको गया? इसको दे दिया गया शाह आलम सेकंड को दे दिया गया। और शाह आलम सेकंड ने इसी संधि के तहत कहा? बंगाल, आज का बांग्लादेश और जो है पूरा बंगाल, उन दिनों बंगाल कहलाता था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसको 2011 में नाम ओडिशा कर दिया गया, इन तीनों को जो है अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया। यानी रॉबर्ट क्लाइव के जो है हाथ लग गए। रॉबर्ट क्लाइव या कह लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट जो है शासन न करके इन्होंने उन दिनों राइट्स अपने पास रखा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन लोगों ने अपने पास न रख करके भारत में जो नाम मात्र के जो है नवाब रह गए थे उनके हवाले कर दिया। यानी डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है भारत में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही लागू किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जो कि 1765 से शुरू हुआ था और 72 में इसको जब आया वारेन हेस्टिंग्स तो द्विशासन पद्धति को जो है समाप्त कर दिया था। लेकिन शुरू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्विशासन पद्धति वो पद्धति जिसमें कि अधिकार आपके पास हो, लेकिन जिम्मेदारी आप स्वयं न वहन करके किसी दूसरे पर थोप दें। उन दिनों प्लासी की लड़ाई को जीत लेने के बाद जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया, तो मीर जाफर जो है सिर्फ नाम मात्र का जो है नवाब था, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम यानी जो कर प्रणाली थी, कर वसूलने का जो अधिकार था रॉबर्ट क्लाइव के पास यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। एग्रीकल्चर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ट्रेडिंग यानी व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, विदेशी मामले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, यानी जहां से इनकम होनी थी वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उस बैला के पास क्या रह गया? कुछ नहीं था, सिर्फ नाम मात्र का जो है नवाब था। यानी राइट किसी के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास हो, यही जो है क्या था? आपका द्विशासन पद्धति थी। और जब रॉबर्ट क्लाइव को
बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है मिला तो उसने बंगाल का नवाब जो है नियुक्त किया। किसको? नवाब नहीं, उप दीवान जो है नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खान को। सिताब राय को जो है नवाब बनाया गया, कहां का? बिहार का। और राय दुर्लभ राय जिसको कि उड़ीसा का जो है उप दीवान बना दिया गया। और दीवानी किसको मिल गई? दीवानी का मतलब जो है उस क्षेत्र में जो है कर वसूलने का अधिकार वो रॉबर्ट क्लाइव को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था। ये काम खुद न करके ये वो लोग थे जिन्होंने प्लासी की लड़ाई में थे, तो कहने के लिए ये लोग थे किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। लेकिन काम इन लोगों ने किसके लिए किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किया, रॉबर्ट क्लाइव के लिए किया। उसका पुरस्कार इन लोगों को उप दीवान के रूप में जो है मिला। क्योंकि पूछ रहा है कहां का दीवान, पूछ रहा है कि मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता था, तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज जो उपहार में दिया गया है www.study91pro.com, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप यहां से जाकर के ये मॉक टेस्ट जो है आप दीजिए और आगामी परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम, बट शतक नहीं दशक होना चाहिए। क्या? दशक। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि प्लासी का युद्ध जो हुआ कब था? 1757 में हुआ था। वांडीज का युद्ध जो है 1760 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बिल्कुल वास कर दिया था। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। बक्सर अब बिहार में जो है पड़ता है। अंबर का युद्ध जो कि दूसरा कर्नाटक युद्ध था, सेकंड कर्नाटक युद्ध, उसी को अंबर के युद्ध के नाम से जाना गया और यह लड़ा गया था कब? 1749 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है हुआ था। वांडीस्वास ये भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। प्लासी बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। तो ये सीक्वेंस में कौन सा सही होगा उसको देखें। 1749 के बाद यानी जो है अंबर के युद्ध के बाद सबसे पहले यही हुआ था। प्लासी होनी चाहिए यानी कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। यह बेगम समरू कौन थी? बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी। बेगम समरू कहा गया है इश्क ने इंसान को क्या क्या बना दिया, किसी को कवि, किसी को कातिल, किसी को पागल बना दिया, इनको बेगम समरू बना दिया। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है। दरअसल मीर कासिम, जिसका मैंने अभी नाम बताया था, जो कि बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी से दो हाथ किया, वो अलग बात थी कि इससे जो है असफलता इसको जो है प्राप्त हुई। मीर कासिम की सेना में उन दिनों एक व्यक्ति जिसका नाम था वाल्टर, क्या नाम था? वाल्टर रीनहार्ड। वाल्टर रीनहार्ड कहा जाता है कि यह व्यक्ति जर्मन का रहने वाला था, जर्मनी मूल का यह व्यक्ति था, लेकिन फ्रांसीसी सेना के तरफ से इन्होंने युद्ध किया। फ्रांसीसियों की सेना में जो है इन्होंने नौकरी की, उसी के तहत यह भारत में आ गया था। वांडीस्वास की लड़ाई जब 1760 में हुई थी, 1760 में वांडीस्वास की लड़ाई हुई तो उसमें फ्रांसीसी शक्ति का जो है भारत में समापन हुआ। रेनहार्ड जो था, रेनहार्ड ये तुरंत किया क्या, इसने फ्रांसीसियों की ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ करके मीर कासिम की कंपनी को जो है ज्वाइन कर लिया। इसका पूरा नाम जो है रेनहार्ड साब्रे था। क्या नाम था? सांब्रे था, लेकिन बहुत बहादुर जो है सैनिक था। कहा जाता है कि मीर कासिम ने ही उसको समरू की उपाधि जो है प्रदान किया था। किसकी उपाधि प्रदान किया था? समरू। समर का मतलब ही होता है युद्ध।
हिंदी में समर का मतलब ही जो है होता है युद्ध, समरु मतलब जो है युद्ध विजेता। कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि नहीं, जो उसका श्राम्बे नाम था, ये लोग सही उसका उच्चारण नहीं करते थे, प्रोनाउंसिएशन का अपभ्रंश जो है समरू था। लेकिन जो भी था, वाल्टर रिनहार्ड ही जो है समरू के नाम से जाना गया था। बक्सर की लड़ाई भी इसने बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था, लेकिन यहां पर भी इसकी किस्मत ने जो है दगा दे दिया, क्योंकि मीर कासिम का गुट हार गया। अंग्रेजों के खिलाफ, चूंकि हमेशा अंग्रेजों के ये खिलाफ रहा था, तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है जा नहीं सकता था। उन्हीं दरमियान दिल्ली का जो नवाब था, दिल्ली का जो मुगल बादशाह था, जिसका नाम शाह आलम सेकंड था, शाह आलम सेकंड भी इसकी बहादुरी से बड़ा प्रभावित हुआ था, क्योंकि बक्सर वाली लड़ाई में वो भी तो रहा था। समरू को उसने अपनी सेना में जगह दे दी। अब समरुआ वहां चला गया दिल्ली। इसने शाह आलम के तरफ से जो है मराठों से भी दो दो हाथ किया था। उसी दरमियान दिल्ली का आज जो चावड़ी बाजार है, जो लोग जानते होंगे, उन दिनों रेड लाइट एरिया हुआ करती थी। कहा जाता है कि जो मुगलों के द्वारा हरम बनाया गया था, जब औरंगजेब बादशाह बना तो हरम में का मामला ही खत्म कर दिया। तो हरम में रहने वाली हजारों महिलाओं को जो है, जिनको राजकीय खर्चे पर रखा गया था, अब उनको हटा दिया गया, उनका काम ही खत्म कर दिया गया, जो कि अघोषित रूप से जो है एक तरीके से आप कह सकती हैं कि गणिका थी, वेश्या थी। तो और वो कर भी क्या सकती थी। तो दिल्ली में उन्होंने वही अपना जो है पेशा शुरू किया, और आज भी वो क्षेत्र उसके लिए जाना जाता है। ये समरू उन दिनों दिल्ली का जो आज भगीरथ पैलेस है, कहा जाता है कि उन्हीं दिनों जो है उनके लिए वो बनवाया गया महल था मुगलों के द्वारा, वहां पर ये भी जो है पहुंचा है। और वहीं पर बेगम जो समरू थी, उनका बचपन का नाम था जो है फरजाना। क्या नाम था? फरजाना वहीं पर जो है नाच गाने का काम करती थी। ये भी किसी गणिका यानी वेश्या की जो है बेटी थी, और जाहिर सी बात थी वही पुश्तैनी धंधा में जो है ये भी लगी थी। उनसे इस समरुआ इतना प्रभावित हो गया कि कुछ ज्यादा प्रभावित हो गया। समरू की तब जो है अवस्था जो है सिर्फ 40 साल की थी, जबकि जो है अभी इनकी अवस्था उस समय जो है 17-18 साल की थी। समरू ने इनको खरीद लिया। उन दिनों वो दौर था, जिनके पास जो है पैसा है, वो जिसको चाहे उसको खरीद भी लेते थे। तो इनकी माता को जो है इसने पैसा दे करके फरजाना को जो है खरीद लिया, और फरजाना से जो है इतना ये प्रभावित हुआ कि कुछ हद तक प्रभावित हो गया, और इसने इनसे शादी कर ली। तो ये जो फरजाना थी, यही बेगम समरू के नाम से जानी गई। और कालांतर में शाह आलम सेकंड ने सरधना, जो वर्तमान में कहां पड़ता है, मेरठ में पड़ता है। मेरठ की एक तहसील है सरधना। उन दिनों सरधना की जागीर जो है किसको प्रदान कर दिया? समरू को जो है प्रदान किया। कहा जाता है कि ये फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति, ये भारत में जो है भारत की रहने वाली नाचने गाने वाली जो है एक महिला, ये दोनों एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते थे। तो ये जो गाती नहीं होंगी, इनको क्या समझ में आता रहा होगा भगवान जाने, लेकिन उनके नृत्य कला से जो है ये प्रभावित थे, या जिससे प्रभावित थे, इन्होंने शादी कर ली उससे, और यही बेगम समरू के नाम से जानी गई। सरधना का जब जो है जागीर इनको मिल गया, किसको मिल गया? जी हां, बेगम समरू को नहीं, रेनहार्ट को। आगे चल करके जब 1778 में इनकी मौत हो गई समरू को, तो इन्होंने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी जो है इनको फरजाना को घोषित किया था। कहा जाता है कि फरजाना पर शाह आलम सेकंड भी जो है आसक्त था, और भी उस समय के जो अंग्रेज थे उनके साथ भी जो है इनके इश्क के बहुत किस्से जो है रहे थे। हालांकि उन दिनों सरधना में इन्होंने 48 वर्ष तक शासन किया था। तब जब भारत की बड़ी बड़ी शक्तियां जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जो है घुटना टेक रही थी, उन दिनों जो है इन्होंने लगभग 48 वर्ष तक शासन किया मेरठ, और
ये आपका सहारनपुर वाला जो है बेल्ट, इन क्षेत्रों में। और जब इनकी मौत हो गई तो आगे चल करके 1882 में, कब 1882 में बेगम समरू ने अपनी पति के याद में वहां पर एक चर्च का निर्माण कराया। हालांकि फरजाना इस्लाम धर्म में जो है इसका जन्म कर्म हुआ, लेकिन जब शादी इनसे हुई तो उसने ईसाई धर्म को जो है स्वीकार कर लिया था और चर्च का निर्माण कराया, जो आज भी कहां पर, मेरठ के सरदना में स्थित है। यही यहां पर जो है पूछा गया था आप लोगों से कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां करवाया था? सरधना में, मेरठ में। किस जगह पर? यह उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। यह था जो है बेगम समरू की कहानी। किसकी किस्मत कैसे पलट जाए भरोसा नहीं है, बस आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खां था। ये तो पहले भी बताया था, मुर्शिद कुली खां। और किस मुगल सम्राट के द्वारा इसको नियुक्त किया गया था? फर्रुखसियर के द्वारा। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा नियुक्त किया गया था, जिस फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घृणित कायर, जिसका शासनकाल 1713 से लेकर के 1719 तक, 1730 से लेकर 1719 तक जो है रहा था। इसी ने फर्रुखसियर को वहां का सूबेदार नियुक्त किया और बाद के दिनों में मुर्शिद कुली खां, जो मुगल साम्राज्य में उठापटक चल रही थी, उसका फायदा उठाया और अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, नवाब घोषित कर दिया। मुर्शिदाबाद शहर आज भी स्थित है बंगाल में, उसकी स्थापना इसी मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया। न सिर्फ मुर्शिदाबाद की स्थापना की गई, बल्कि इसने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी भी बना ली। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प। आगे देखें, प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? प्लासी का युद्ध हुआ कब था? अभी बताया था 1757 को। किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ और सिराज उद दौला के बीच हुआ था। सिराज उद दौला जो कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। सिराज उद दौला के बाद जितने भी नवाब हुए हैं सब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली हुए थे। रॉबर्ट क्लाइव और जो है सिराज उद दौला के बीच ये युद्ध हुआ। इसके पीछे जो है कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण जो था वो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी, काल कोठरी की घटना थी। काल कोठरी की घटना मैंने बताया था कि 1756 में जब कलकत्ता में किले बंदी कर रहे थे, किले का निर्माण करा रहे थे, कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। रॉबर्ट क्लाइव हालांकि तब वहां का गवर्नर नहीं था, तब रोजर ड्रेक जो है गवर्नर हुआ करता था बंगाल का। इसने, सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया और आदेश जारी किया कि जो है यह निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिए जाएं। फ्रांसीसी तो मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने, जिसकी वजह से 1756 में 1756 में इसने कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी और अंग्रेजों की जो है उस समय विलियम फोर्ट जो किला था उसको जो है अपने कब्जे में कर लिया। निर्माण कार्य जो है ढा दिए गए। मानिक चंद्र को वहां का इसने नवाब बना दिया, अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाया, जो कि मानिक चंद्र आगे चल करके जो है सबसे ज्यादा गद्दारी उसी ने किया था सिराजुद्दौला के साथ। और वहीं पर घटना हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, उन्हीं दरमियान जब जो है इन्होंने 1756 में जून में अटैक किया था। उसी दरमियान कलकत्ता का नाम बदल करके इन्होंने अली नगर रखा था। बड़ा पूछता है कि कलकत्ता का नाम अली नगर किसके द्वारा जो है किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे कि सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया था। तो एक ये कारण था, एक ही ये कारण नहीं था जिसकी वजह से ये घटना हुई थी प्लासी की लड़ाई की। इसके पीछे और भी वजह थे और एक और वजह उसके पीछे जो सबसे प्रमुख था वो ये था कि 1717 में 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को जो शाही फरमान जारी किया गया था कि 3000 रुपया वार्षिक
पेमेंट देने के बाद पूरे वर्ष तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है व्यापार करने का जो ये अधिकार था, जिसके वजह से राजस्व की बहुत नुकसान हो रहा था, सिराजुद्दौला ने उसको भी जो है बैन कर दिया था, रोक दिया था। इस वजह से भी अंग्रेज सिराजुद्दौला के जो है विरोधी हो गए। लेकिन अंग्रेजों ने इस कार्य को उन्होंने कांटा से कांटा निकालने की जो है तरकीब निकाली, और जो लोग सिराजुद्दौला के उस समय सबसे बड़ी ताकत थे, जो सिराजुद्दौला के लिए काम कर रहे थे, अंग्रेजों ने उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना दिया, यानी उन लोगों को फोड़ लिया। उस समय उसका सेनापति मीर जाफर को सिर्फ इस बिहाफ पर फोड़ लिया गया था कि तुमको नवाब बना दिया गया है, नवाब बना दिया जाएगा, और उसी ने जो है गद्दारी की, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया और 23 वर्ष की अवस्था में ही मार दिया गया था। पश्चिम बंगाल का आज भी जिला है नादिया, नादिया जिला में ये आज भी जगह स्थित है। किस नदी के किनारे? तो आप कहेंगे कि जो है भागीरथी या हुगली, हुगली को ही जो है वहां के स्थानीय लोग भागीरथी कहते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला, ना, अंतिम। अगला प्रश्न देखें, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? अभी तो मैंने बताया था किसके कार्यकाल में यह घटना हुई थी। यह घटना हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। और किस अलायंस के तहत हुआ था? तो अलायंस ऑफ इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद की संधि के तहत ऐसी घटना हुई। इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जो है जाना जा रहा है, इलाहाबाद की संधि। और अभी बताया था कि अलायंस ऑफ इलाहाबाद हुआ कब? 1765 में। कब हुआ? 1765 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और किसके किसके बीच हुआ था? अभी मैंने बताया था कि शाह आलम सेकंड के बीच हुआ, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब यहां पर जो है कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प 100% सही होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा गया, जिसने अस्थायी बंदोबस्त जो है योजना लाया, जिसका कार्यकाल 1786 से लेकर के जो है पहला कार्यकाल 93 तक रहा था, और दूसरे कार्यकाल में 1805 में आया तो पट्टा जो है ऐसा अफीम खाया कि फिर कभी जिंदगी में नहीं खाया। कहा जाता है कि इसका गाजीपुर में जब जो है मौत हुई, आज भी जितने भी मुगल बादशाह हैं उनमें यही एक ऐसा व्यक्ति है, जितने भी जो है ब्रिटिश वायसराय रहे, गवर्नर रहे, उनमें यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका भारत में मकबरा है। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आज भी, तब तो गंगा नदी के तट पे बनवाया गया, खैर अब तो स्थिति ऐसी है कि वो लगभग शहर के ठीक बीचों बीच है, और बहुत लोगों के लिए वो बहुत जो है सुविधाजनक भी है। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि अपनी सहायक संधि के लिए जाना गया, सहायक संधि के लिए, सब्सिडरी अलायंस के लिए जाना गया। हालांकि सहायक संधि जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के दिमाग की उपज थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? रोजर ड्रेक था, अभी तो बताया। और सिराजुद्दौला ने जो है कलकत्ता पर अटैक किया कब था? 1756 में। ध्यान रखेंगे 1756 में। और कलकत्ता का उसी समय नाम बदल करके जो है क्या कर दिया गया? अलीनगर। नाम क्यों बदल दिया गया? क्योंकि कलकत्ता नाम जो है दिया गया था किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। कहा जाता है कि काली माता मंदिर आज भी है वहां पर, काली मां का मंदिर, जिसको अंग्रेज जो है काली माता नहीं काली माता कहते थे, क्योंकि अंग्रेजी में त होता ही नहीं है, तो वो काली माता, कलमट्टा, वो कलमट्टा कहते थे, हम लोग कलकत्ता कहते थे। आगे चल करके वही जो है फिर राजधानी बनी, अब तो कलकत्ता से कोलकाता हो गई है। बहरहाल उस समय रोजर ड्रेक था जब 1756 में इन्होंने अटैक किया था। जब काल कोठरी की घटना हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, उस समय भी जो है आपसे पूछे कि गवर्नर कौन था, तो आप कहेंगे कि ड्रेक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था?
अभी मैंने बताया कौन सा मुगल फरमान दिया गया था, किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया था। तो 1717 में फर्रुखसियर के शासनकाल में, या कह लें कि फर्रुखसियर के दरबार में सरमन मिशन आया। कौन सा मिशन? सरमन मिशन। जॉन सरमन चूंकि जो है इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे सरमन मिशन के नाम से जो है जाना गया था। और फर्रुखसियर जो कि एक असाध्य रोग से पीड़ित थे, उसमें आया हुआ एक डॉक्टर जिसका नाम हैमिल्टन था, जिसने कि ऑपरेशन करके इनको जो है उस समस्या से निजात दिलाई। ये उससे इतने खुश हो गए कि इन्होंने जो शाही फरमान जारी किया क्या कि सिर्फ 3000 रुपया वार्षिक जो है नजराना देने के बाद पूरे वर्ष भर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बंगाल में कहीं भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। कौन? अंग्रेज। उनसे फिर कोई चुंगी, कोई टैक्स जो है नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन लोगों को भारत में कॉइन्स जारी करने का अधिकार भी इन्होंने ही प्रदान जो है कर दिया, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इस शाही फरमान को कहा गया। और यह कहा किसने था? रॉबर्ट ओरम के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया था? रॉबर्ट ओरम के द्वारा जो है कहा गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह दीवानी मिली कब थी? अभी तो मैंने बताया इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में। और उस समय बंगाल का नवाब कौन था? उस समय बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? जी हां, उस समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। कौन था? नजमुद्दौला। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, उस संधि पत्र पे हस्ताक्षर भी किया था, सिग्नेचर किया। किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद नजमुद्दौला ने, शाह आलम ने किया था। इतिहासकारों ने लिखा कि यह संधि इलाहाबाद में इतना जल्दी जो है संधि कार्य संपन्न हो गया कि उससे कम समय में ही गधा खरीद लिया जाएगा। यानी रॉबर्ट क्लाइव ने जो कुछ कहा, इन लोगों ने उसका कहीं से प्रतिशोध या प्रतिरोध कोई किया ही नहीं। लोगों के अंदर उतनी अब रही नहीं गया था औकात। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। मीर जाफर, जो कि 2 कार्यकाल इसका भी रहा था। मीर जाफर पहली बार गवर्नर बनाया गया, नवाब बनाया गया प्लासी की लड़ाई के बाद। तो 1757 से लेकर के जो है 1760 तक रहा था। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव भारत से चला गया, उसी ने इनको बनाया था गवर्नर। जब भारत से चला गया, हॉलवेल जो है अस्थायी रूप से गवर्नर बना, तो इनको पद से हटा करके और किसको बना दिया था? मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम जो कि रिश्ते में इनका दामाद था, लेकिन वो अलग बात थी कि इससे मीर कासिम से इनकी बनती नहीं थी। वो इसलिए जो इनकी बेटी से उसने प्रेम विवाह जो कर लिया था। तो 1760 से लेकर के और लगभग कब तक? 63 तक ये व्यक्ति रहा था, मीर कासिम। हालांकि बाद में फिर मीर जाफर को ये ऑफर कर दिया गया पद, और जो है 1763 से लेकर के 1765 तक इस पद पर ये बने रहे, तब तक जब तक कि मौत नहीं हो गई। लेकिन मीर कासिम ने कभी भी जो है इनको दूसरी कार्यकाल में जब नवाब बनाया गया, तो कासिम ने इसको कभी स्वीकार ही नहीं किया। बहरहाल इसी मीर जाफर की मौत के बाद उसका बेटा नजमुद्दौला जो है अगला नवाब बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति के भाड़े के सैनिक किसने कहा था? उन दिनों सेना में उच्च जाति के, दरअसल ऐसी उन दिनों भी जो है व्यवस्था रही हिंदू धर्म में, निम्न जाति और उच्च जाति। और कुछ ऐसे जो है मुगल बादशाह या जो सुल्तान भी रहे, जो कि सेना में उच्च जाति के जो सैनिक होते थे उनको वेतन अच्छा दिया जाता था, उनको सुविधाएं अच्छी दी जाती थी। जबकि निम्न जाति तो निम्न जाति थी। इस उच्च जाति के जो लोग थे, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रभाव हुआ, तो अब उच्च जाति और निम्न जाति मतलब कुछ नहीं था। बहरहाल इनको उच्च जाति के भाड़े के सैनिक जो है कहा था किसने? चार्ल्स नेपियर ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स नेपियर के द्वारा कहा गया था। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न,
ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हो गई थी? ये प्रश्न 2 बार आ गया, लेकिन प्रश्न को अलग अलग तरीके से जो है पूछा गया था। उस बार उस तरह से पूछा गया, इस बार इस तरह से पूछा जाएगा, अगली बार अगले तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन बातें वही रहेंगी घूम फिर करके। शाह आलम जो कि उस समय बंगाल का मुगल बादशाह था, शाह आलम सेकेंड, और जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच हुई कब थी? कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा और जो है आप कह लेंगे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का सेशन, और ये हमारी संस्था के द्वारा जो है आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ पुस्तकें जारी की गई हैं। इन पुस्तकों का आप जो है अध्ययन करें और परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इस कार्य के लिए दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। यह सेशन आपको कैसा लगा, आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में जो है जरूर टाइप करें और हमको अवगत कराएं कि आप और किस तरह का जो है सुधार चाहते हैं। आज बस इतना ही। चलते चलते आप लोगों से एक निवेदन कि अगर ये क्लास आपको जो है पसंद आए तो इसे दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य शेयर करें। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।